इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये नाम ही काफी था। ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, ये भविष्य के अरबपतियों का खेल का मैदान था। यहाँ की हवा में महंगे परफ्यूम और विशेषाधिकार की गंध घुली थी। पार्किंग में BMW और मर्सिडीज ऐसी खड़ी होती थीं जैसे आम कॉलेजों में साइकिलें खड़ी होती हैं। और फिर था लकी जो इस सुनहरी दुनिया में एक धब्बे जैसा था। वो इंस्टीट्यूट की सबसे सस्ती कैंटीन में सबसे कोने वाली मेज पर बैठता। उसके कपड़े हमेशा सादे, अनब्रांडेड और थोड़े पुराने फैशन के होते। उसके हाथ में लेटेस्ट आईफोन की जगह एक पुराना घिसा हुआ एंड्रॉयड फोन होता जिसकी स्क्रीन पर दरारें थीं। उसे स्कॉलरशिप वाला कहकर चढ़ाया जाता था। उसका ग्रुप, अगर उसे ग्रुप कहा जा सकता था, तो कॉलेज के सबसे अमीर और सबसे बिगड़ैल छात्रों का झुंड था। रोहन, समीर और टिया। वो लकी के साथ इसलिए नहीं घूमते थे क्योंकि वो उसे पसंद करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उनके मनोरंजन का साधन था। वो एक चलता फिरता मजाक था। अरे लकी, रोहन ने एक दिन कैंटीन में अपनी हीरे जड़ी घड़ी चमकाते हुए कहा, आज फिर वही शर्ट? भाई तेरे पास शायद एक ही है जिसे तू रात को धोता है और सुबह पहन लेता है। समीर और टिया हंस पड़े। लकी ने अपनी ड्राइंग बुक से नजरें उठाईं जिसमें वो अजीबोगरीब जटिल पैटर्न बना रहा था। उसने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। एक ऐसी शांति जो परेशान करने वाली थी। शायद, उसने धीरे से कहा और वापस अपने काम में लग गया। ये चुप्पी ही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती थी। वो चाहते थे कि वो चीखे, चिल्लाए, सफाई दे, लेकिन लकी बस चुप रहता था। उसका ये संयम, उसका ये रहस्यमय व्यवहार एक अनकहा सस्पेंस यानी कि तनाव पैदा करता था। वो उसे तोड़ना चाहते थे ये देखने के लिए कि इस खामोशी के पीछे आखिर है क्या। टिया, जिसने उस दिन पेरिस से मंगवाया गया नया गाउन पहना था, बोली, लकी तुम सच में अजीब हो। तुम हम जैसे लोगों के साथ क्यों रहते हो? तुम यहाँ फिट नहीं होते। शायद मैं नहीं होता। लकी ने मुस्कुराए बिना कहा। यह तमाशा हफ्तों तक चलता रहा। वो उसकी बाइक को कबाड़ कहते, उसके साधारण लंच बॉक्स का मजाक उड़ाते। वो उसे उन पार्टीज में बुलाते जहां एंट्री फीस हजारों में होती, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कैसे बहाने बनाता है। और फिर एक दिन लकी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये उसके बर्थडे से एक हफ्ते पहले की बात है। रोहन ने गलती से अपनी 1000 रुपए वाली कॉफी लकी की ड्राइंग बुक पर गिरा दी। ओ शिट, सॉरी यार लकी, ये तो खराब हो गई। चल मैं तुझे नहीं खरीद दूंगा। ओह रुक, शायद तू अफोर्ड ही ना कर पाए। कॉफी सादे पन्नों पर फैल गई, लेकिन जैसे ही वो तरल उस स्याही को छूता जो लकी ने बनाई थी, एक अजीब सी बात हुई। स्याही फैली नहीं, कॉफी भाप बनकर उड़ गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पन्नों पर बने पैटर्न चमक उठे। सब खामोश हो गए। लकी ने धीरे से अपनी किताब बंद की। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला। वे 3 सादे मोटे कार्ड थे। कागज अजीब था, हाथ से बना हुआ, और उसमें से हल्की भीनी भीनी चंदन जैसी खुशबू आ रही थी। अगले शुक्रवार, लकी ने कहा। उसकी आवाज जो हमेशा दबी रहती थी, आज कैंटीन के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। मेरा जन्मदिन है, तुम तीनों को आना है। उसने कार्ड रोहन, समीर और टिया की तरफ बढ़ा दिए। रोहन ने कार्ड उठाया। उस पर कोई पता नहीं था, बस तारीख, समय शाम 7 बजे और एक पंक्ति लिखी थी, तुम्हें ले जाया जाएगा। ले जाया जाएगा मतलब? समीर ने पूछा। तेरा मतलब ऊबर से? और ये पार्टी है कहाँ? तेरे उस 2 कमरे वाले स्कॉलरशिप फ्लैट में? रोहन ने तंज कसा। लकी मुस्कुराया। ये पहली बार था कि उन्होंने उसे ठीक से मुस्कुराते देखा था, लेकिन ये मुस्कान दोस्ताना नहीं थी। ये एक रहस्य था, बस वक्त पर तैयार रहना। और हाँ रोहन, अपनी सबसे अच्छी घड़ी पहनकर आना। वह उठा और चला गया। शुक्रवार की शाम, रोहन, समीर और टिया कॉलेज के मेन गेट पर खड़े थे। वो यहाँ सिर्फ इसीलिए आए थे ताकि वो लकी का और मजाक उड़ा सके। पक्का ये किसी खटारा बस में बिठा कर ले जाएगा, टिया ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। शाम के 7 बजे शहर का शोरगुल अचानक कम होने लगा। हवा ठंडी हो गई। सड़क की बत्तियां जो अभी जली थीं, एक पल के लिए टिमटिमाने लगी। ये धुंध कहां से आ रही है? समीर ने घबराकर कहा। सड़क पर कुहासा छा गया था, इतना घना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर उस धुंध के बीच से उन्हें 2 जलती हुई नीली बत्तियां दिखाई दी। ये कार नहीं थी, ये एक बग्घी थी। एक शानदार काले आबनूस की लकड़ी से बनी बग्घी, जिसे घोड़े नहीं, खींचने वाले जानवर हिरण जैसे दिखते थे, लेकिन उनके सींग क्रिस्टल के बने थे और उनके खुरों से हल्की नीली चिंगारियां निकल रही थी।
बग्गी उनके सामने आकर रुकी। दरवाजे पर एक नकाबपोश सारथी बैठा था जिसने कोई इशारा नहीं किया। तीनों जम गए थे। ये कोई मजाक है, रोहन ने कहा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। बग्घी का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर मखमल की सीटें थीं। समीर ने कहा, शायद ये किसी थीम पार्टी का हिस्सा है, चलकर देखते हैं। डरते डरते वो तीनों अंदर बैठे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ उन्हें झटका महसूस हुआ। बग्घी चली नहीं, वो जैसे एक पल में गायब हो गई। उन्हें खिड़की के बाहर शहर की इमारतें धुंधली होती दिखी, फिर गायब हो गई। वे एक ऐसी सुरंग से गुजर रहे थे जो सितारों और निहारिकाओं यानी कि नेबुला से बनी लगती थी। ये सफर कुछ मिनटों तक चला या शायद सदियों तक, वे बता नहीं सकते थे। और फिर बग्गी रुक गई। वे बाहर निकले। वे शहर में नहीं थे, वे एक ऐसी जगह थे जो नक्शे पर नहीं हो सकती थी। उनके सामने एक विशाल गढ़ यानी कि किला खड़ा था जो बादलों तक पहुंचता लगता था। यह संगमरमर या ईंटों का नहीं बना था, बल्कि किसी जीवित चमकते हुए पत्थर से बना था। हवा में एक संगीत था जो किसी वाद्य यंत्र से नहीं, बल्कि हवा के पत्थरों से टकराने से पैदा हो रहा था। ये कहाँ है? टिया की आवाज में खौफ था। गढ़ के विशाल दरवाजे चरमराते हुए खुले। अंदर का दृश्य उनकी कल्पना से परे था। वो कोई पार्टी हॉल नहीं था, बल्कि एक राज दरबार था। छत इतनी ऊंची थी कि वहां असली बादल तैर रहे थे। मेहमान वे इंसान नहीं लग रहे थे, वे लंबे खूबसूरत प्राणी थे जिन्होंने ऐसे वस्त्र पहने थे जो रोशनी से बुने थे। लकी, रोहन ने पुकारा। तभी दरबार के दूसरे छोर पर एक ऊंचे सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठे व्यक्ति पर सबकी नजर गई। वो लकी था, लेकिन वो लकी नहीं लग रहा था। वो सादे कपड़ों में नहीं था। उसने गहरे नीले रंग का शाही रेशमी लिबास पहना था जिस पर चांदी के तारों से वही जटिल पैटर्न खड़े हुए थे जो वो अपनी ड्राइंग बुक में बनाता था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अब उस शांति में कमजोरी नहीं, बल्कि एक असीम शक्ति झलक रही थी। वो उठा और उनकी तरफ बढ़ा। उसके चलने से जमीन पर हल्की संगीतमय प्रतिध्वनि होती थी। स्वागत है, उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मेरे असली घर में। रोहन, समीर और टिया जड़ हो गए। उनके महंगे कपड़े और घड़ियां इस जगह पर भद्दे और सस्ते लग रहे थे। लकी, ये सब क्या है? रोहन हकलाया। ये कोई सेट है, कोई फिल्म की शूटिंग? लकी, या जैसा कि हॉल में उसका नाम गूंज रहा था, लक्ष्य, मुस्कुराया। तुम जिसे पैसा कहते हो रोहन, वे हमारे लिए बस एक खेल है। मेरा परिवार, हम मिलियनेयर नहीं हैं, हम वो हैं जिनसे मिलियन शुरू होते हैं। मेरा कॉलेज आना एक परीक्षा का हिस्सा था, ये समझने के लिए कि तुम्हारी दुनिया, पैसे, दिखावे और घमंड की दुनिया कैसे काम करती है। ये जानने के लिए कि इस खोखलेपन में भी कुछ असली है। वो रोहन के पास आया। तुम मेरी शर्ट का मजाक उड़ाते थे, लकी ने शांति से कहा। यह शर्ट जिस धागे से बनी है, वे चांदनी के करघे पर बुनी है। उसने समीर की तरफ देखा। तुम मेरे फोन पर हंसते थे। मेरा परिवार वो टेक्नोलॉजी कंट्रोल करता है जिससे तुम्हारे सारे फोन चलते हैं। फिर वो टिया की तरफ मुड़ा। तुम कहती थी कि मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूं। लक्ष्य ने हाथ उठाया और हाल की दीवारें पारदर्शी हो गईं। उन्होंने बाहर एक अलौकिक घाटी का दृश्य देखा जहां नदियां चांदी की तरह बह रही थी और पेड़ क्रिस्टल के उग रहे थे। यह है मेरा लेवल टिया, लक्ष्य ने कहा। मेरा परिवार इस दुनिया और अनगिनत दूसरी दुनियाओं के बीच का संतुलन बनाए रखता है। हम वो गढ़ हैं जो धुंध के पार खड़ा है। रोहन की नजरें लक्ष्य के पीछे खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। रोहन को लगा कि उसने उसे कहीं देखा है। आप सिंघानिया ग्रुप के मालिक हैं। आप देश के सबसे अमीर आदमी हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सिर झुकाया। मैं यहाँ का मुख्य दरबान हूँ बेटे। लक्ष्य का परिवार ही सिंघानिया ग्रुप का असली मालिक है। हम बस उनके लिए काम करते हैं। यह अंतिम झटका था। रोहन का घमंड, उसका सारा अहंकार एक पल में चूर चूर हो गया। वह जिस दौलत पर इतराता था, वह इस लड़के के सामने धूल के कण बराबर भी नहीं थी। वे अमीर नहीं थे, वे सिर्फ शोर मचाने वाले गरीब लोग थे जिन्हें असली दौलत का मतलब भी नहीं पता था। हमें माफ कर दो लक्ष्य, टिया ने कांपते हुए कहा। लक्ष्य ने उन्हें कुछ देर तक देखा। उसकी आंखों में अब वो रहस्यमयी शांति लौट आई थी। वो नाराज नहीं था, वो बस ऊब गया था। पार्टी का आनंद लो,